नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 14 लोकगीत, जो कि एक निबंध है, उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और लोकगीत पाठ के जो लेखक हैं वे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आइए पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न निबंध से है। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। अर्थात इस पाठ में लोकगीतों के विषय में क्या क्या बताया गया है, हमें उनके विषय में लिखना है। तो किन किन पक्षों पर चर्चा हुई है और पॉइंट्स में लिखना है। जैसे लोकगीतों की रचना का विषय, लोकगीतों की रचना का विषय क्या है, उसके रचनाकार कौन है, लोकगीतों का क्या महत्व है, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, लोकगीतों की गायन शैली क्या है, कौन से राग में लोकगीत गाए जाते हैं, कौन से सहायक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है या बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाता है, गायक समूह यानी गाने वाली जातियां, ऐसे कौन सी जातियां हैं जो लोकगीत को समूह में गाती हैं, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। कुछ लोकगीत ऐसे हैं जो समूह में गाए जाते हैं तथा नृत्य का पुट भी साथ में ही होता है। और लोकगीतों की भाषा, जो कि एक आम बोलचाल की भाषा है। लोकगीतों की लोकप्रियता, गांव गांव से लेकर शहरों तक लोकगीत अब लोकप्रिय हो चुके हैं। लोकगीतों के प्रकार यानी कितने प्रकार के हैं लोकगीत, और लोकगीत के गायन के अवसर यानी किन किन अवसरों पर लोकगीतों का गायन होता है। तो इन सभी पक्षों की चर्चा इस निबंध के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत जिनका वर्णन आया है उनको हम इस उत्तर के अंतर्गत लिखेंगे। हमारे देश में स्त्रियों के अपने गीत हैं जो उनके कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें वे गाती हैं, उन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनको रचने वाले भी स्त्रियां ही होती हैं। ऐसे गीत में त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के गीत, नहाने जाते समय रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोर ज्योनार के गीत, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के गीत, जन्म आदि अवसरों के गीत स्त्रियों के खास गीत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। ये जब हमने ये पाठ प्रारंभ किया था भाग 1 के अंतर्गत, जब आपने इस पाठ को पढ़ा था तो पाठ के प्रारंभ में ही लोकगीत की विशेषताएं दी गई थी। उन्हीं विशेषताओं का वर्णन हमें इस प्रश्न के उत्तर में करना है। लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। अधिकतर इनकी रचना देहात के लोग ही करते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये समूह में गाए जाते हैं। इनमें जन जीवन का विशेष उत्साह प्रकट होता है। बच्चों, यहाँ पर इस उत्तर को मैंने एक गद्यांश के रूप में लिखा है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को बिंदुओं में भी लिख सकते हैं। और तब इसके आप प्रश्न उत्तर को स्टार्टिंग में कैसे लिखेंगे कि निबंध के आधार पर लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हम बता सकते हैं, और उसके बाद आप इन्हें पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1 2 3 4 करके, और तब भी आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का यह अर्थ है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे कवि हैं जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित हैं। विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं। विद्यापति बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मिथिला के घर घर में उनके गाने गाए जाते हैं।
उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार राजकवि जगनिक का आला इसी का उदाहरण है। जैसे इस प्रश्न के उत्तर में जैसे मैथिल कोकिल के विषय में बताया गया कि वो बिहार में बहुत प्रचलित है और विद्यापति बिहार में बहुत प्रचलित हैं। तो उसी प्रकार अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करें या अपने देश के किसी भी हिस्से की बात करें, तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई जो प्रचलित कवि है वो ज़रूर होगा जिसने लोकगीतों की रचना की होगी। तो यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य है कि जैसे विद्यापति बिहार में प्रचलित हैं, वैसे ही देश के अन्य हिस्सों में उनके अलग अलग विद्यापति हैं या उनके अलग अलग कवि हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं जैसे शहरिया बाबू, नगरी आदि। तो बच्चों इस उत्तर में हमें क्या लिखना है कि पहले सिर्फ गांव और कबीलों में ही लोकगीत प्रचलित थे, लेकिन शहरों में केवल शहर के लोग तो नहीं रहते, वहाँ पर गांव से आकर लोग बसे हुए हैं, तो वो अपने साथ अपने लोकगीतों को भी ले आए हैं और उनको लोकगीत सुनना अच्छा लगता है। तो उसकी वजह से जब उनके घर कोई कार्यक्रम होता है और उनके क्षेत्र का जब लोकगीत गाया जाता है तो वो दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। और आजकल तो शहरों में ऐसा हो गया है कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ पर लोकगीत का एक ना एक लोकगीत को ज़रूर, चाहे डीजे हो या कोई भी हो, वहाँ ज़रूर बजाया जाता है और लोग उसका भरपूर आनंद उठाते हैं। अगला है जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीत हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते और सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने कक्षा में सबको बताओ। तो बच्चों यहाँ पर हमने जब पाठ पढ़ा था तो हमने विदेशिया के विषय में पढ़ा था कि विदेशिया जो है वो बिहार में बहुत प्रचलित है। तो ज़रूरी है कि बिहार के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र या कोई दूसरा राज्य हो जहाँ के लोगों को विदेशिया पसंद आता हो। तो हमें ये लिखना है कि विदेशिया जो है वो कहाँ का गाना, कहाँ का लोकगीत है और उसे कौन से लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गांव की उन्मुक्त चर्चा के ही प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा सा भी परिचित हों। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेशी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। ये गीत सीधे हृदय को छूते हैं और सुनने वाले को आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इन्हें खूब गाया जाता है और भोजपुरी जो भाषा है वो थोड़ी हिंदी से मिलती जुलती होती है। तो देश के बहुत सारे लोगों को ये इस भाषा के जो गाने हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया लोक कला, यानी हमें ऐसे शब्दों को लेना है जिसमें लोक आना ही चाहिए और फिर हमें उससे वाक्य बनाने हैं। जैसे लोक कला इन्होंने एक दे दिया है। लोकहित, लोकहित यानी हम इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं? हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए, यानी जो हमारे देश की जनता है उनके हित के लिए काम करना चाहिए। लोकप्रिय यानी प्रसिद्ध, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। लोक संगीत, जनता का संगीत, लोक संगीत का अपना अलग ही आनंद है। लोक नीति, लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा।
लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांव तक ही सीमित रह गया है। और लोक नृत्य, लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकोक्ति, तुमने ये लोकोक्ति सुनी है कि एक अनार 100 बीमार। लोक संस्कृति, भारत की लोक संस्कृति अभी जीवित है। इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है और कि शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। तो इनके अलावा भी अगर आप कोई शब्द बनाना चाहते हैं या आप किसी और शब्द के विषय में जानते हैं तो आप उनके वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। 12 मासा जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि 12 महीनों का वर्णन है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें जो भी शब्द लेने हैं, जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनमें संख्यावाचक शब्द आए ही हैं। जैसे इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र और चौराहा। यहाँ एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें संख्यावाचक शब्द ना हो। तो अब यहाँ पर हम शब्द और उसके अनुमान वाले अर्थ लेते हैं। इकतारा, इकतारा यानी एक तार वाला वाद्य यंत्र। चौराहा, जहां पर 4 राहें मिलती हों, जहां पर 4 सड़कें मिलती हों। सरपंच, पंचों में जो मुख्य होता है, जो प्रमुख होता है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तिराहा, जहां 3 रास्ते मिलते हैं। शताब्दी, 100 सालों का समूह। दोपहर, दिन का दूसरा पहर। चारपाई, 4 पायों वाली। और छमाही, 6 महीने में होने वाली। सप्तऋषि, सप्तऋषियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आने का सिक्का। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। इस प्रकार ये तो शब्द यहाँ पर दिए गए थे, चतुर्भुज यहाँ नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है। इसके अलावा भी अगर आप कोई और संख्यावाचक शब्द यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अगला है को, में, से। ये जो परसर्ग हैं, अभी आपने थोड़े दिन पहले ही कारक पढ़ा था और कारक में हमने परसर्गों पर चर्चा की थी, विभक्ति चिन्हों पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं हमें उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग करना है। और कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग करना है? को, में, से या का। आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन किया गया है, इसे पढ़ो और एक स्थानों में उचित शब्द लिखो। यहाँ पर जो ये वाक्य दिए गए हैं ये मंजरी जोशी की एक पुस्तक है भारतीय संगीत की परंपरा, उसके वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें एक लोक वाद्य का वर्णन किया गया है और हमें इसमें परसर्ग को भरना है जिससे कि हमारे ये वाक्य जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। तो हम इसे लेते हैं। इसके उत्तर में देखिए, जो लाल रंग से जो शब्द हैं वो परसर्ग हैं जो हमने यहाँ पर भरे हैं। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बूर्ग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तूरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंधी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने परसर्ग लगाकर देखा कि ये वाक्य जो हैं वो हमें सही से समझ आने लगे। अगला है भारत के मानचित्र में। बच्चों यहाँ पर मैंने मानचित्र नहीं लगाया है, मैप की पिक्चर नहीं लगाई है, बट आप ये अपने आप कर सकते हैं। कोई भी भारत का आप नक्शा लें और उसमें इन राज्यों को दर्शाते हुए वहाँ के लोकगीत आप लिख सकते हैं। जैसे राज्य हमने बिहार लिया तो बिहार का लोकगीत क्या है? कजरी, विदेसिया, चेता और सावन, और इसका नृत्य क्या है? जट और जटिन का। पंजाब का माहिया, झूमर या गिद्दा। बुंदेलखंड का आला, मोनिया नृत्य। गुजरात का गरबा। पहाड़ी इलाके पहाड़ी गीत।
गुजरात का हम गुजराती भी ले सकते हैं, गुजरात का गुजराती, और उसका नृत्य हो जाएगा गरबा। पहाड़ी इलाके पहाड़ी गीत, समूह या समूह नृत्य, बंगाल का बाउल या भतियाली और उसका नृत्य है छाऊ। उत्तर प्रदेश का चेता, कजरी, बिरहा, बारामासा और इसका नृत्य है चरकुला। तो आप इसको जो एक मानचित्र होता है, मैप होता है भारत का, इंडिया का मैप, उस पर इन सारे स्टेट्स में उनके लोकगीत और डांसेस की पिक्चर्स भी बना सकते हो और उनको लिखकर भी दर्शा सकते हो। अगला है कुछ करने को। अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने केवल एक दो का ही वर्णन किया है, जैसे मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत, विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, और रागिणी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो बच्चों, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आप यही लिखें, आप इसमें अपने जो विचार हैं वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक अनुच्छेद लिखना है। तो गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। आजकल गांव की जो जनता है वो शहर की तरफ आने लगी है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शहर में वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं, और गांव के लोग जब शहरों में आते हैं तो बेशक वो शहरों में रहते हैं, लेकिन वो अपनी परंपरा और सभ्यता और संस्कृति सब अपने गाँव की ही अधिकतर अपने साथ रखते हैं और उसी का पालन करते हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों की धूम मची रहती है, यानी आजकल हर जगह पर लोकगीत कहीं ना कहीं हमें सुनाई देते ही हैं और सब लोग उस पर नृत्य करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो इसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप आज के इस परिवेश में महसूस करते हैं। अगला है, रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और लिखो। बच्चों, ये आपको खुद ही करना होगा। रेडियो टेलीविज़न में कब लोकगीत का टेलीकास्ट होता है, ये आप सर्च करिए और लिखिए और सुनिए कि लोकगीत जो हैं वो कैसे हैं। और तो बच्चों, आज हमने लोकगीत पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। धन्यवाद।